नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इजराइल और हमास के बीच जंग वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकती है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति लावरोव समेत कई लोगों को इस बात का डर सता रहा है। इजराइल हमास संघर्ष में बार बार ईरान का नाम आने से टकराव बढ़ने का खतरा है। ऐसे में सबकी निगाहें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनेई पर होगी, जिनके एक इशारे पर ईरान इस जंग का हिस्सा बन सकता है। مسلمان‌ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. इस जंग का दायरा बढ़ने वाला है। इस जंग में अब और देश शामिल हो सकते हैं। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की पहली झलक है? اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان‌ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینو بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کارو بکنه. ईरान के सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु आयतुल्लाह खमेनेई ने इजराइल हमास संघर्ष का दायरा और बढ़ा दिया है। अब इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि ईरान कहीं खुद भी जंग के मैदान में न कूद पड़े। एक शिकस्त गैर काबिल तरमीम अगर ऐसा हुआ तो गाजा पट्टी से उठने वाली लपटों में सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि करीब करीब पूरी दुनिया आ जाएगी। ईरान के आध्यात्मिक गुरु खमेनेई ने कहा कि वो उन हाथों को चूमना चाहते हैं जिन्होंने इजराइल पर हमला किया। यानी सीधा हमास के आतंकियों को ईरान अपना समर्थन देने से पीछे नहीं हटना चाहता। और इस वजह से अब नौबत ऐसी आ सकती है जिसमें अब तक दूर से साथ दे रहा अमेरिका भी इजराइल हमास के टकराव में सामने आ सकता है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो इस टकराव से दूर रहे। And made it clear to the Iranians, be careful. वहीं लगातार हमले झेल रहा और बदले का प्लान कर चुका इजराइल भी ईरान से सख्त तेवरों में बात कर रहा है। इजराइल ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी देश इस टकराव के बीच आया तो उसे भी इजराइल के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हमास से टकरा रहे इजराइल ने तो यह भी कहा, अगर ईरान इस लड़ाई में कूदा तो इजराइल बड़ा जवाब देगा, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। ויש לי מסר גם לאיראן ולחיזבאללה. אל תבחנו אותנו בצפון. אל תחזרו על הטעות שכבר עשיתם פעם. כי היום המחיר שתשלמו יהיה הרבה יותר כבד. मिडिल ईस्ट का संघर्ष अब धीरे धीरे अपनी चिंगारियों की जद में सीमाओं को तोड़ता नजर आ रहा है। पहले ही इजराइल हमास के साथ
लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों ने भी बार बार कहा है कि वो हमास का साथ देने को तैयार बैठे हैं। हमास के एक सीनियर कमांडर ने बताया था कि 7 अक्टूबर को हुए हमले की जानकारी सिर्फ चुनिंदा कमांडरों को ही थी, लेकिन अगर ये टकराव और बढ़ा तो इसमें हिजबुल्लाह के साथ ईरान भी कूद पड़ेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सैकड़ों लड़ाकों को ईरान में ट्रेनिंग मिली थी, वो भी इजराइल पर हमले से ठीक कुछ दिन पहले। अखबार के मुताबिक हमास के करीब 500 लड़ाकों ने सितंबर में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से ईरान के अंदर हमलों की ट्रेनिंग ली थी। इस ट्रेनिंग में ईरानी कुद्स फोर्स के जनरल इस्माइल कानी ने बाकायदा इस ट्रेनिंग का मुआयना भी किया था। अखबार में यह भी लिखा है कि इजराइल पर हमले से 5 दिन पहले यानी 2 अक्टूबर को ईरानी अधिकारियों ने बैरूत में इस अटैक को हरी झंडी दिखाई थी कि ईरान का बहुत बड़े पैमाने पर इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ईरान ने ही पिछले 20-25 साल से हर प्रकार की सहायता दी है हमास को, हुथीस को और हिजबुल्लाह को। उन्होंने उनको हथियार दिए, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको फाइनेंस दिया। लेकिन आज ये सारे ग्रुप जो है एक किस्म से ऑटोनोमस हो गए, इंडिपेंडेंट ऑफ ईरान कार्रवाई कर रहे हैं। हमास ने जब 7 अक्टूबर को हमला किया तो इसका जिक्र भी नहीं किया ईरान को। अमेरिका फिलहाल ये सीधा रिश्ता बताने से बच रहा है। अमेरिका का कहना है कि उसकी खुफिया रिपोर्ट में ऐसा सीधा रिश्ता नजर नहीं आता। इसके बावजूद इस बात की शंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि युद्ध की लपटें अभी और बढ़ें और दूसरे देश भी उसकी चपेट में आ जाएं। अमेरिका लगातार कहता आ रहा है कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों को शह देता आ रहा है। ईरान और अमेरिका अब एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से एक गलत मोड़ जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब इजराइल गाजा में जमीनी कार्रवाई करता है। ईरान का हमास को समर्थन किसी से छिपा नहीं है। इजराइल पर हुए हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात भी की थी। उस मुलाकात की तस्वीरों के बाद इजराइल, अमेरिका और कई देशों ने ईरान की भूमिका पर उंगली उठाई और इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आई कि ईरानी विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह से मुलाकात कर बड़े भूकंप की धमकी दी। देखो, ईरान शुरू से ही इजराइल को एनिमी नंबर 1 समझता है और वो साफ तौर पे कहता है कि जो इजराइल ने कार्रवाई की है ओवर द लास्ट 70 ईयर्स, जहाँ उन्होंने पैलेस्टीनियन ज़मीनों को कैप्चर किया है और फिर जो रॉक डोम है, जो गोल्डन डोम है, उसको तोड़कर जूइश टेम्पल बनाना चाहता है। तो ईरान ये सब चीज़ों को निगाह में रखते हुए समझता है कि बहुत लाजमी है कि इजराइल को सबक सिखाया जाए। ईरान अगर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है तो इस शख्स की भूमिका बेहद अहम होगी। ये हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनी। इन्हीं के इशारों पर ईरान की प्लानिंग और रणनीति को हरी झंडी मिलती है। अल्लाहु अकबर! इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमेनी ने इजराइल की तुलना कैंसर वाले ट्यूमर से की थी और कहा था कि पूरे मुस्लिम समुदाय को एकजुट होकर इजराइल का विरोध करना चाहिए। इजराइल भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान से अपने टकराव को छुपाता नहीं है। Iran also shipped tons of weapons and ammunition to the Houthi rebels in Yemen. Iran aided Hamas and Islamic Jihad in building armed drones in Gaza. But Iran is setting up dozens of terrorist cells like this around the world. Israel will continue to respond forcefully to any attacks against it from Syria. Israel will continue to act to prevent the transfer of strategic weapons from to Hezbollah from and through Syrian territory. अब खमेनी के इशारों पर ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करना चाहता है। ईरान शिया बहुल देश है।
और उसकी कई सुन्नी देशों से नहीं बनती है। सऊदी अरब और ईरान के बीच भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब धीरे धीरे शिया और सुन्नी देश इजराइल के खिलाफ एक सुर में बोलने लगे हैं। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के राष्ट्रपति राइसी ने भी 45 मिनट एक दूसरे से फोन पर बात की। ये संकेत दुनिया में एक नया मोर्चा बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। सुन्नी और शिया जो हैं पूरे एक साथ इजराइल के खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि अगर जो ऑटोक्रेट्स हैं, जितने भी शेख्स हैं, अगर अपने अवाम की आवाज़ को नज़रअंदाज करें तो उनकी अपनी कुर्सी हिल सकती है। और जब गुटबंदी होगी तो फिर वो ईरान इजराइल तक नहीं रुकेगी। ये बात तब और भी अहम हो जाती है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी साफ कर चुके हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगे। वो जंग का एक बड़ा ध्रुव बन सकते हैं, और ऐसा हुआ तो पश्चिमी छोर यूक्रेन के बाद अब रूस मध्य पूर्व एशिया में अपनी धाक जमा सकता है। ब्रिटिश अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन हमास और ईरान के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश में है। गुरुवार को हमास नेताओं का एक ग्रुप क्रेमलिन पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात रूस के अधिकारियों से होनी थी। खास बात यह है कि ठीक उसी वक्त ईरान के विदेश उप मंत्री भी क्रेमलिन में मौजूद थे। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। पुतिन खुद 7 अक्टूबर के हमले के लिए अमेरिका की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। इस टकराव में एक और चेहरा है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। जिस दिन क्रेमलिन में ईरान और हमास के नेता रूस के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, उसी दिन ईरान ने यूएन में कहा कि वो कतर और तुर्की के साथ मिलकर अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। ईरान ने कहा कि इजराइल को फिलिस्तीन के 6000 लोगों को रिहा करना चाहिए। जाहिर है अब नए समीकरणों में ईरान अपनी भूमिका और बढ़ाने को तैयार है। मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहेगा। वो साफ तौर पर जानता है कि इजराइल जो है एक न्यूक्लियर पावर है, और वो नहीं उसको मौका देना चाहेगा कि जो ईरान की अपनी न्यूक्लियर फ्लेजलिंग कैपेबिलिटी है उसको बर्बाद कर सके। ईरान धमकियां बड़ी दे रहा है, और धमकियां जो है बेसिकली पोस्चरिंग है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड ट्रूप्स को उतारेगा। किसी भी हालत में ईरान जो है मौका नहीं देगा अमेरिका को और इजराइल को कि उसके साथ डायरेक्टली कार्रवाई करने का। असल में ईरान को अमेरिका से अपना पुराना हिसाब भी चुकता करना है। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी ने बार बार अपना प्रण दोहराया है कि वो अमेरिका से अपने टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेगा। इजराइल टकराव में जिस तरह से अमेरिका ने ईरान की भूमिका पर उंगली उठाई है, उससे ईरान को वो बहाना भी मिल रहा है जिसके जरिए वो समूचे मुस्लिम जगत को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए वो तुर्की और रूस का सहारा भी ले रहा है। प्रतिबंध झेल रहे ईरान को रूस का साथ मिलने के बाद अब अमेरिका की निगाहें इस पर टिकी हैं कि खमेनी अगला बयान क्या देते हैं। खमेनी इजराइल और अमेरिका दोनों को अपना दुश्मन बताते रहे हैं। ईरान और अमेरिका का टकराव भी नया नहीं है। साल 2020 में जब अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक में जनरल सुलेमानी की हत्या हुई थी, तो ईरान ने बदला लेने के लिए लाल झंडा भी फहराया था। उसी साल ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या हुई थी। ईरान ने उसका आरोप इजराइल पर लगाया था। अप्रैल 2022 में ईरान के टॉप कमांडर सैयद खुदाई की हत्या का इल्जाम भी इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगा था, जिसके बाद कुछ मोसाद एजेंट को गिरफ्तार करने का दावा भी किया गया था। रशिया जो है वो कम्प्लीटली सपोर्टिव ऑफ ईरान है। रशिया साफ तौर पे चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसकी इन्फ्लुएंस और बढ़े, ना कि कम हो, और उस इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए बड़ा लाजमी है कि वो बड़ी मजबूती से ईरान के पीछे खड़ा नजर आए। अब इस जंग का अंजाम क्या होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर टकराव किस दिशा में जाता है और क्या दूसरे देश भी इसमें शामिल होते हैं।
ये तो तय है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने सीधा सबूत सामने नहीं रखा है, लेकिन वो लगातार ईरान को ही कटघरे में खड़ा करता रहा है। इस टकराव का अगला चरण तब सामने आया जब बाइडेन ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमला करने का आदेश दे दिया। एज ऑफ नाउ नो, क्योंकि दोनों देश बड़े केयरफुल हैं। अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स वहाँ भेजे। उनका केवल और केवल एक ही मकसद है कि स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स को साफ तौर पे कहना कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, आप हस्तक्षेप ना करो, क्योंकि अगर आप हस्तक्षेप करोगे तो या अमेरिकन एसेट्स को अटैक करोगे तो अमेरिका इन्वॉल्व हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच क्या जमीनी युद्ध हो सकता है, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के आइन अल असद बेस पर रॉकेट और ड्रोन से हमला कर दिया। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी सरेआम कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी। ईरान ने भी अपने तेवर कड़े करते हुए शुक्रवार से 2 दिनों की बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज इक्तेदार शुरू कर दी, जिसमें खास तौर पर 200 हेलीकॉप्टरों की तैयारी परखी जाएगी। भले ही ईरान ना कहे, लेकिन इस एक्सरसाइज की टाइमिंग बेहद अहम है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि अगर इजराइल की तरफ से इसी माफिक हमले बढ़ते रहे और इसी माफिक का जेनोसाइड होता रहा और उसके बावजूद भी अगर ईरान धमकियों के बाद भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता तो ईरान की क्रेडिबिलिटी जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए अपनी क्रेडिबिलिटी को कायम रखने के लिए कुछ छोटी मोटी कार्रवाई कर सकता है और उसकी वजह से मेरे को नहीं लगता कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि जब तक ईरान जो है अमेरिकन के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ पे हैं उनके ऊपर हमला नहीं करता, उसके बहुत एंटी शिप मिसाइल्स हैं, बहुत ड्रोन्स हैं, उनके माध्यम से वो हमला कर सकता है उनके ऊपर। लेकिन जब तक डायरेक्टली उनके ऊपर हमला नहीं करता अमेरिका के ऊपर, अमेरिका और ईरान का युद्ध मेरे मुताबिक संभव नहीं है। हमास से शुरू हुआ टकराव हिजबुल्ला, हूती जैसे गैर सरकारी लड़ाकों के साथ तो हो ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब कई देश भी इसकी जद में आने के मुहाने पर खड़े हैं। अब अगर ये टकराव बढ़ा तो इसकी लपटें सिर्फ कुछ देशों को नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के देशों को भी झुलसा सकती हैं।